आप सबको प्रणाम। ये सत्र का नाम, जैसा कि हमारी सहयोगी फराह ने कहा, बहुत दिलचस्प लग रहा होगा, मुगल और ज्योतिष। पता नहीं ये कैसा संयोग है, उनका ज्योतिष से क्या लेना देना, जो वर्तमान में हमारा माहौल बना हुआ है। तो उसमें लेकिन एक किताब आई थी पिछले दिनों जिसका नाम है आफ्टर मी केओस, एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। ये किताब अकबर साहब ने लिखी है, और जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको बता दूं कि अकबर साहब ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में खुशवंत सिंह के साथ काम किया। उसके बाद ये वापस कलकत्ता आए और वहाँ से एक ऐसी पत्रिका का आरंभ किया जिसने भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा भी दी और दशा भी तय की। उसका नाम था संडे, और उसके साथ साथ रविवार के नाम से हिंदी में उस पत्रिका का आरंभ हुआ। बहुत सारे लोगों को ये शायद पता नहीं होगा कि रविवार पत्रिका के पहले और संस्थापक संपादक एमजे अकबर साहब ही थे। बाद में सुरेंद्र प्रताप सिंह जो को जब ये लेके गए और फिर वो रविवार का संपादन उन्होंने संभाला। इसके अलावा कल मुझे कोई सज्जन मिले थे लखनऊ में, मैं नाम भूल गया सर, उन्होंने कहा कि जब 1982 में शायद आपने टेलीग्राफ की स्थापना की और टेलीग्राफ के संपादक बने, तो उन्होंने लखनऊ के वो टेलीग्राफ के पहले पाठक थे। अगर वो यहाँ हो तो कृपया खड़े हो जाएं। और जी, जेके द्विवेदी साहब थे, इन्होंने कहा था मुझे, और इन्होंने कहा था कि मैंने मंगवा के उसको पढ़ा और मैं पहला संपादक। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो वो जेके द्विवेदी साहब जी से ही देव दीपावली के समय बात हो रही थी। तो ऐसे दिग्गज से बात करना, मतलब मैं तो इनको एडिटर्स ऑफ एडिटर कहता हूँ, संपादकों के संपादक हैं ये। इनके बाद के कई पीढ़ी इनके साथ काम करने वाले लोग संपादक हुए, बीच में राजनीति में गए, फिर पत्रकारिता में लौटे, फिर राजनीति में गए, और अब फिर से लेखन में पूरी तौर पर जुटे रहे। विदेश राज्य मंत्री रहे एमजे अकबर साहब, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे हैं, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से ही इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था। लेकिन आज हम इन चीज़ों पर बात नहीं करके, मैं लखनऊ में आशुतोष जी से बात हो रही थी जब हम लोग विषय तय कर रहे थे, तो इन्होंने कहा ज्योतिष या नजूमी तो होते ही हैं उनमें, मुगलों में। मैंने कहा अभी ठीक है, बातचीत करेंगे तो उस पर भी सवाल ले लेंगे हम अकबर साहब से। अकबर साहब, ये विषय दिमाग में क्यों आया आपके कि आप मुगलों के ज्योतिष शास्त्र पर, उनके यकीन पर, उनके दैनंदिन जीवन में, मतलब डे टू डे, जैसे बहुत सारे हमारे दक्षिण भारत के मित्र हैं जो कोई काम बगैर राहु कालम देखे करते ही नहीं है, तो वैसा ही कुछ आपकी किताब को पढ़ने के समय मुझे लगा कि जो मुगल सम्राट होते थे, जो मुगल बादशाह होते थे, वो मतलब उनका अगर मोती भी गुम जाए तो वो अपने ज्योतिष से पूछते थे कि भाई कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो ये विषय कैसे आपके दिमाग में आया? इतिहास आपकी रुचि का विषय है, लेकिन ये थोड़ा इतिहास से हटके है कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। पहले तो ये इन्होंने जितना कहा है, क्योंकि प्रेम से कहा है तो 50% काट दे तो सच्चाई पे हम आ जाएंगे। आपका पहला प्रश्न जो है कि यही था कि आपने इतिहास से कहाँ से निकाला? नहीं, मतलब कैसे आया? आप तो मतलब हाँ, हिस्टोरियन भी हैं। थोड़ा पास कर लेंगे सर। अच्छा। हाँ। और आपको सुन के जरा सा ताज्जुब होगा कि ये जो सारी बातें हैं वो किसी भी आप इतिहास के प्राइमरी सोर्स पे चले जाइए, ओरिजिनल सोर्स पे चले जाइए, ऑटोबायोग्राफी पे चले जाइए, अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस हैं उनमें चले जाइए, जो कई अकाउंट्स हैं लिखे हुए जो फारसी में लिखे गए थे,
या यहाँ के ब्रजभाषा में लिखे गए थे, हर चीज में ये बात जो है हर पन्ने पर है। लेकिन क्योंकि हमने इतिहास को एक जबान में पढ़ा लेकिन उस नजर से नहीं पढ़ा, हम अपने इतिहास को अंग्रेजी में पढ़ते थे, और जब हम अंग्रेजी में पढ़ते थे तो अंग्रेजी का कल्चर भी हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाता था। यानी क्योंकि अंग्रेज ने कह दिया था कि ज्योतिष इरेशनल है, तो हम इस बात को माने नजरअंदाज कर देते थे। आपको ताज्जुब होगा, छोड़िए मुगल खानदान में अकबर के बाद तो खैर सबको ज़्यादातर या कुछ कम ज़्यादा पता ही है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि हुमायूं खुद ज्योतिष थे, और ऐसे वैसे ज्योतिष नहीं थे। इन्होंने अपनी जिंदगी कितनी लंबी, अपनी मौत कब आएगी, उसका प्रेडिक्शन किया था। जैसे, और एक कहानी बड़ी अच्छी है भाई, उनको एक चस्का था, सबका कहीं ना कहीं तो एक चस्का होता ही है, तो उनका चस्का अफीम था। तो हर दिन जैसे हम आजकल टैबलेट बना के कोई रख देता है तो सुबह शाम टैबलेट की पुड़िया खा लेते हैं, तो उनको अफीम का पुड़िया बनता था उनके लिए। तो एक दिन उन्होंने, ये जनवरी का महीना है, वो अपना नौकर जो इनका अफीम की पुड़िया बनाता है उसको कहते थे ऐसा है कि सिर्फ 7 दिन का पुड़िया बनाना, 8वें दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जब 8वें दिन आता है तो उस दिन सुबह कहते हैं कि आज के जो तारे हैं इसमें एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, और दोपहर को वो हादसा हो जाता है। वो जो है, आप सुन के हैरान हो जाएगा, जो रोज जो कपड़े पहनते थे, जो ज्योतिष में भी तो रंग होता है, उसी रंग के बनिस्बत कपड़े पहनते थे। तो ये बहुत एक पुरानी यकीन थी। इस यकीन के पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी। वो फिलॉसफी ये थी कि हमारा जो कल्चर है, क्योंकि ये यकीन उनको चंगेज खान की तरफ से उनका एक नस्ल आता है और दूसरा नस्ल उनका अमीर तैमूर से आता है। तो ये चंगेज खान वहां पे पुराना मंगोल शामान जो ट्रेडिशन था, जिनसे उनका कल्चर निकलता है, वहां से वो आता है यकीन। वो ये साबित करता है कि उनका कल्चर जो है उनके मजहब से पुराना है, और वो अपने कल्चर को कभी भूलते नहीं। और यहाँ पर आके जब उन्होंने देखा इस देश का कल्चर, तो इस देश के कल्चर से भी वो अपने आप को बहुत जल्दी जोड़ने का काम शुरू कर दिया। ज्योतिष उस जमाने में लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता था, हर सर जगह मैं होता था। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं फिर प्रश्न क्या पूछूंगा आपसे। आपने अपनी किताब में एक बड़ी अच्छी बात से आरंभ किया है कि लॉन्ग बिफोर मुस्लिम रूल देयर वाज मैजिक इन इस्लाम। इस्लाम में जादू टोना होता था, जो आपने प्रीफेस में ही लिखा है। और आगे लिखते हैं आप कि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, स्टार की भी बात, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, सितारों की भी बात होती थी, और जो मिस्टीरियस क्वालिटीज ऑफ स्टोन्स जो मैं पहने हुए हूँ ये, इसकी भी बात होती थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को कंप्लीटली साइंस से जोड़ना, ये कब से आरंभ हुआ और कैसे इसको आप देखते हैं? भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुगलों का या उसके पहले का, आप उधर ही जा रहे थे तो इसलिए मैंने आपको रोक के मैंने कहा ये सवाल पूछ लूं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को साइंस तो बहुत अब पुरानी बच्चे बात अगर पीछे सेटल हो जाएं तो प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है, आप लोग बैठ जाएं, और जिनको जाना है प्लीज बाहर चले जाएं, हलचल ना करें बीच सेशन में, प्लीज जल्दी थोड़ा कर लें। एस्ट्रोलॉजी को साइंस सिर्फ हमारे देश में नहीं, जो ग्रीक्स थे उन्होंने साइंस समझा था। ये ईरान में, पर्शिया में उनको साइंस समझा था।
मंगोल ट्रेडिशन में कुबलाई खान जो चंगेज खान के बेटे थे, उनके कोर्ट में 5000 एस्ट्रोलॉजर थे। चीन में समझा था। तो कई हर सिविलाइजेशन में साइंस को एक जगह दी जाती थी। मुझे खुद, आप प्रश्न शायद फिर कहेंगे कि मैं आपके प्रश्न के पूछे पहले जवाब दे देता हूँ, लेकिन मुझे भी ये प्रश्न पूछा गया है कि आपने किताब तो लिख दी, आप खुद ज्योतिष पे यकीन करते हैं कि नहीं? और किसी को भी कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसका जवाब मैं बहुत रैशनल समझता हूँ, इरैशनल नहीं, बहुत साइंटिफिक समझता हूँ, अनसाइंटिफिक नहीं। मुझ में इतना गरूर नहीं है, मुझ में इतना अहंकार नहीं है कि मैं समझूं कि ये सारे कायनात का जो ज्ञान है वो सिर्फ मेरे समझ के सीमा तक ही है। ज्ञान जो है मेरे सीमा के बहुत बाहर हो सकता है। और ये आप स्टूडेंट्स हैं, आप एक ज्ञान के मंदिर में, इस बात को जरूर समझिए कि जो ज्ञान है वो इतना विशाल है कि हम उसकी थोड़ी सी भी अगर झलक हमारे ज़िंदगी में मिल जाए तो हमें अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझना चाहिए। तो मुझे क्या, मेरी हिम्मत ही नहीं होती ये कहते हुए कि भाई ये सच है या गलत है। हो सकता है सच। आप ऐसा कीजिए, कभी जाइए किसी रात को और जाके तारों को देखिए तो सही। जिस दिन आप तारों को देखेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कितनी छोटी चीज है। और क्यों हम समझें कि इसमें कोई पैटर्न नहीं हो सकता है। लेकिन चलिए अब मुगलों में बारे, इनके ये तो छोटी बात। आप अकबर ने ये जो यकीन था ज्योतिष में, उसको अपने कोर्ट में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वहां ज्योतिष राय या ज्योतिक राजा दो थे, उनकी एक जगह बना दी। क्योंकि वो, आप हैरान हो जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलते थे बिना पूछे। सुबह से लेकर दिन में किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है वो भी ज्योतिष तय करता है। हमला किस तरफ करना है, एक बार मसला उठ गया कि कश्मीर के ऊपर हमला क्या होने वाला है। वहाँ का सुल्तान ने शायद वहाँ का पैसा वैसा जितना देना था नहीं भेजा, तो सुल्तान ने नहीं भेजा, तो मतलब कोर्ट में उठी बात, तो तय हो गया कि चलिए हमला किया जाए, ये हाथ से बाहर आ गया है। तो वहाँ दो राय उठी। शायद राजा मान सिंह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बर्फ़ गिर जाएगा। अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना हो गया, बर्फ़ गिर जाएगा, हमारी आर्मी अटक जाएगी और अगले साल कर दिया जाए। और दूसरा जो एक ग्रुप था वो कहता कि नहीं नहीं अभी करो। तो जब नहीं तय हो पा रहा तो उन्होंने कहा कि भाई ज्योतिक राजा से पूछ लो। और ज्योतिक राय ने कहा कि हाँ अभी समय ठीक है, इस समय पे निकलिएगा तो फतेह होगी। उस समय पे निकले, फतेह हो गए। तो ये ज्योतिक राजा था, 125 साल तक उनका जो ज्योतिष राय था, ज्योतिक राजा था, वो बनारस का ब्राह्मण होता था। क्योंकि उनको पता था कि यहाँ की जो ज्योतिष है वो इतनी पावरफुल। ये छोटी बात बड़ी बात की बात नहीं थी। बात था कि कौन देख सकता है भविष्य को। और इसलिए यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो उनके कोर्ट में गए। मैं आपको, क्योंकि मैंने एक चीज़ की है इस किताब में, मुझे पता है कि बहुत लोग इस किताब को पढ़ने के बाद आश्चर्यजनक तो थोड़ा बहुत होंगे, लेकिन विवाद भी शुरू करने के लिए कई लोग खड़े हो जाएंगे। वो तो किताब के लिए अच्छा होगा सर अगर विवाद तो मैंने सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैंने उनका नाम लिख के लाया। अकबर के ज्योतिक राय थे, सब ब्राह्मण थे। उनका नाम था नीलकंठ। जहांगीर का था चिंतामणि और केशव शर्मा। शाहजहां का था परमानंद और मालाजीत। उनके बेटे शाह शुजा जो बंगाल में 23 साल उन्होंने हुकूमत की, उनका नाम था, बंगाली थे, बालभद्र। हाँ सर, आपके सत्र के पहले महिलाओं की बहुत बात हो रही थी, आपने थोड़ा सुना भी, लेखक लेखिका कर देना चाहिए और महिला को बराबर होना चाहिए। क्या ज्योतिषी में भी महिलाएं मिलती हैं वहाँ? आपने एक माला नाम लिया अभी।
बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं थीं। और वैसे जहाँ तक लेखक लेखिका का प्रश्न है, जो मैं भी सुन रहा था, लेखिका को लेखक नहीं करना चाहिए, लेखक को लेखिका कर दीजिए। सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक कश्मीर का जो उदाहरण दिया अपनी किताब में, आपने बताया है कि सिर्फ आक्रमण नहीं, जो वहां पर राज्यारोहण होने वाला था, थ्रोन पर जिनको बिठाना था, उसका भी मुहूर्त निकला और उसको भी तय करके ही गद्दी पे बैठते थे। तो मुझे लगता है इसके अलावा इसमें एक आपने उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि 1622 में एक मोती जो 14,000 से 16,000 कीमत का था, वो गुम हो गया। बहुत हाई तौबा मची महल में और कहा गया कि भाई कैसे मिलेगा ये 16,000 रुपए का एक सिंगल मोती। तो पता चल तो ज्योतिष बुलाए गए। ज्योतिक राय ने कहा 2-3 दिन में मिल जाएगा। एक महिला ज्योतिषी ने कहा कि एक ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे कि पूजा पाठ किया जाता है। और फिर तीसरी फीमेल एस्ट्रोलॉजर आती हैं और वो कहती हैं कि कोई एक फेयर स्किन, मतलब गोरी चमड़ी वाली कोई आएगी और उसी से मोती मिलेगा। ये 3 प्रिडिक्शन आए मोती के बारे में और ये तीनों प्रिडिक्शन सच हो गए। ये जहांगीर, इट हैपेंड, ये जहांगीर के समय होता है। एक टर्किश गर्ल उस मोती को लेकर आती है और कहती है कि मुझे कोई एक्सेप्टेबल रिवार्ड दिया जाए। तो ये जो है सर, ये जो आपने दिखाया है या आपने लिखा, ये सब कहाँ से जानकारी मिली? आपने बहुत आसानी से 2 शब्द में कह दिया, थोड़ा विस्तार से छात्रों को बताइए कि ये प्राइमरी सोर्स तक कैसे पहुंचना जाए, या बहुत रिसर्चर भी बैठे होंगे और इतनी रोचक चीज मौजूद है। आप कह रहे हैं कि सब चीज उपलब्ध है, आपने रिसर्च करके इकट्ठा करके क्योस बनाया है। ये बड़ा है ना। आप तुझके जहांगीर पढ़िए, जो जहांगीर की अपनी लिखी हुई और क्लासिक है। हर 2 पन्ने पे आपको ज्योतिष का उदाहरण मिलेगा। यानी कि जिंदगी का एक बड़ा नॉर्मल, उसको एबनॉर्मल नहीं समझा जाता था। आप हुमायूं नामा पढ़िए, सारी कहानियां हैं वहाँ। गुलबदन बेगम की, हुमायूं की जो बहन थी, पढ़ी लिखी थी, सबको एजुकेशन मिलता था, उनका लिखा हुआ है। ये मतलब छोटी बात हो बड़ी बात हो, मतलब अजीब अजीब कहानियां हैं जिसको इनको पता चलता था कि पैदाइश में हॉरोस्कोप में जो जो लिखा है। मैं 2 कहानियां तो हॉरोस्कोप के बारे में आप अकबरनामा अभी जो नई एडिशन आई है हार्वर्ड की, वो 8 वॉल्यूम में, थैक्सटन व्हीलर की ट्रांसलेशन है। एक तरफ फारसी है ओरिजिनल और दूसरी तरफ अंग्रेजी में, टेक्स्ट भी ओरिजिनल है। उसका जो पहला वॉल्यूम है, उसकी 80%, 80% जो पहला वॉल्यूम है, सिर्फ अकबर के हॉरोस्कोप की चर्चा है। और वैसे जो आजकल भी झगड़े होते हैं ना, नहीं भैया आधा डिग्री इधर हो गया, 1/4 डिग्री उधर हो गया है, इसका ये मतलब है, वैसी चर्चाएं हो रही। लेकिन हाँ, जो बीच में जो सब्सटेंटिव इलाका है उसमें सब सहमत थे, लेकिन इधर उधर के झगड़े हुए। और अकबर की जन्म की कहानी तो अजीबोगरीब है। आप बता ही दीजिए सर। अब मैं वहीं आ रहा था, आप कह रहे थे अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छाप दी है और यूएस में उस पर बहुत बहस चल रही है। उसने कहा प्लैनेट्स ने अपनी जगह बदल ली है थोड़ी सी, और उस जगह बदलने से, मैं वृश्चिक राशि वाला हूं तो मैं मेष में हो जाऊंगा। तो इस पे बहुत विवाद चल रहा है। हो सकता है अभी इस रविवार को झंकार में इस पर कोई हम स्टोरी भी दैनिक जागरण में प्रकाशित करने जा रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्रसव से जूझ रही स्त्री हो और उसको कहा जाए रुक जाओ भाई, अभी 4 घंटे बाद तुम बच्चे को जन्म देना, क्योंकि अभी सितारे ठीक नहीं है। ये मुगल सम्राट के सबसे बड़े नाम अकबर के साथ हुआ। और अकबर साहब बताइए उसके बारे में आप। मैंने आपको कहा था कि जहांगीर खुद ज्योतिष थे,
तो उनको बिल्कुल यकीन था कि ये जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा, और इसके आने से हमारी जो है, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो मुग़ल ख़ानदान है ना, ये पहले 14 साल के बाद बर्बाद हो गया था, विनाश हो गया था। शेरशाह सूरी ने हमला कर लिया था दिल्ली पे हुकूमत की, और हुमायूं को भगदड़ मतलब भगा के ईरान पहुंचा दिया था। ये तो ज़िंदगी इनकी बची। ये जब उमरकोट पहुंचे तो उनके पास खाने को पैसा नहीं, तो अच्छा वो भी उमर खाने को पैसा नहीं है, लेकिन उमरकोट किला के अंदर घुसने के लिए ज्योतिष को पहले पूछते कि भैया समय सही है कि नहीं। लेकिन उस वक्त उनकी बेगम जो थी हमीदा बेगम जो थी वो काफ़ी प्रेग्नेंट थी, तो जैसे ही उमरकोट में गए वो उनको 2 दिन खाना वाना खिला, उसके बाद कहा उनको भेज दिया ठट्टा कि वहाँ पर जाके लड़ने के लिए। तो इन्होंने सारे जो मर्द थे उनके एंटोराज में, सारे मर्द उनके साथ चले गए, सिर्फ एक मर्द को उन्होंने पीछे छोड़ा। उनका नाम था मौलाना चांद, और वो उनके क्लोज ज्योतिष थे, यानी जो ज्योतिष थे मुसलमान, सारे मुसलमान भी उसमें शामिल होते थे। ये उस ज़माने की सच्चाई है। अकबर, आपने कहा ना ताजपोशी में ज्योतिष के पूछ के करते थे, जब अकबर की ताजपोशी होती थी ये वीराने में होती थी, उस वक्त तो दिल्ली नहीं पहुंचे थे, तो उनकी जो ताजपोशी हुई थी सही समय पे वो इमाम गजनवी थे, उन्होंने तय किया था। खैर ये जब अकबर की पैदाइश होती है तो मौलाना चांद को भेजा जाता, छोड़ दिए जाते हैं, किस लिए कि आप जो सही बिल्कुल 1 सेकंड तक गलत नहीं होनी चाहिए। उस समय जो पैदा जब होते हैं बच्चा, वो समय को रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जब हॉरोस्कोप लिखा जाएगा तो उसमें मैं गलती नहीं चाहता। तो खैर ये जब गए तो शाम को खबर आई कि लेबर पेन शुरू हो गए। जब लेबर पेन शुरू हो गए तो नेचुरली औरतों ने अपना काम शुरू कर दिया, जो आए थे तैयारी वारी करने की पैदाइश की। ये मौलाना चांद को जब खबर आई तो हम लोग बिहार में जैसे कहते हैं बुखला गए तो जब बुखला गए और चीखने लगे कि नहीं नहीं अभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो औरतें जो थी हंसने लगी, गए अरे बुढ़े हट यहाँ से। जब एक बार नेचर प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी, बहुत पेन में थी, एक्यूट पेन में, लेकिन वो चिल्ला रहे थे कि नहीं 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 अभी नहीं हो सकता, अभी इसको रोकना पड़ेगा प्रसव को, क्योंकि ज्योतिष चाहते हैं कि इस समय पैदा। उन्होंने कहा कि कोई 4-5 घंटे बाद एक ऐसी घड़ी आएगी जो 1000 साल में नहीं आती है, और अगर बच्चा उस वक्त पैदा होगा तब वो सही चक्रवर्ती बनेगा, तो अभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो औरतें हंसने लगी। तो इन्होंने इनके दिमाग में, मौलाना के दिमाग में क्या सूझा, और ये सारी कहानी अकबरनामा अबुल फजल में है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, ऑफिशियली रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। ये किसी का फिक्शन नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। और उसमें उन्होंने कहा कि फिर एक महिला बैठी हुई थी, शायद दाई वगैरह होंगी, हाँ थोड़ी मतलब सूरत अच्छी नहीं थी, दांत बाहर निकले हुए थे और सब, हाँ था, वो जरा लिखने में भी मुझे थोड़ा अतुका लगता था। खैर चलिए, तो उन्होंने शाम के जब धुंध में, रात के अंधेरे में, ये मौलाना को क्या हुआ, उनको ऊपर पीछे से पकड़ा और बिस्तर की तरफ ढकेल के ले गए, और वो जो पर्दा था उसके नीचे से उनके बीच से इनका चेहरा सामने कर दिया। और हमीदा बानो उस वक्त जो लेबर पेन में थी, अचानक ये एक चेहरा देख के इतनी डर गई कि उनकी लेबर पेन्स रुक गए, और फिर 5 घंटे बाद उसी समय पे जिसने ये चाहते थे जन्म हुआ। और जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन हुमायूं के पास कुछ नहीं था, तो एक रिवाज था कि बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारे मन का बच्चा पैदा हुआ तो सबको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक परफ्यूम, खुशबू की एक बोतल थी। तो उन्होंने कहा, बहुत मतलब मशहूर खुशबू थी, वही बचा था उनके पास, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और कहा कि इसकी जो एम्पायर है, इसका जो राज है, जितनी दूर ये खुशबू फैलेगा उतनी दूर जाएगा।
अकबर साहब ने बहुत शॉर्ट में बताया, जब वो प्रेगनेंसी सस्पेंड हुई 5 घंटे के लिए, उस समय मौलाना चांद की क्या स्थिति थी उसका वर्णन भी इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। कि अब उसकी चिंता ये थी कि वो डर के प्रेगनेंसी रुक तो गई, लेकिन अब उसी समय फिर लेबर पेन होता है कि नहीं होता है, जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। और इस किताब में अकबर का होरोस्कोप भी है। हाँ। आप अगर देखिए तो इसमें अकबर की जन्म कुंडली बताई गई है कि पहले घर में कौन बैठा है, सूरज बैठा है कि नहीं बैठा है, दूसरे घर में राहु है, 5वें घर में केतु है, क्या है, ये भी इस किताब में। और ये सब आईने अकबरी से ही आपने सब। अच्छा देखिए, ये जो हॉरोस्कोप है ना, हर प्रिंस का होता था, सिर्फ इनका नहीं, सबका हॉरोस्कोप बनता था। और जो किताब का शीर्षक है वो भी, लेकिन वो आखिर में मुझसे की बात करेंगे अभी। हाँ, मतलब आप ही बता देंगे तो फिर मैं कैसे पूछ पाऊंगा। तो मैं यही पूछ रहा था, और इसमें किस्से भी बहुत दिलचस्प है कि किस प्रकार से राजा को होना चाहिए। जो वो अपने जहांगीर का वो किस्सा इसमें बताया है कि बहुत प्यासे थे और एक जगह पहुंचे। अच्छा, शाहजहां का, सॉरी, वो आप बताइए। ब्राह्मण का और उसकी बेटी जब फल का जूस लाके देती है और दूसरी बार जूस कम निकलता है। ये तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बताना था। आप बता दीजिएगा उनको, पर अभी दर्शकों को तो बता ही दीजिए। तो खैर ये 2 कहानियां हैं। एक तो जब ये एक हंट पे गए थे, हंटिंग करने, तो उस वक्त ये अपने जो ग्रुप था उससे शाहजहां कुछ आगे निकल गए और रुक गए। धूप बहुत हो गई थी, तो 1-2 प्यास बहुत लगी। तो एक आदमी था जिसके साथ घड़ा था, तो उनसे उन्होंने पानी मांगा, तो उन्होंने पानी दे दिया। लेकिन वो जो क्या कहते हैं, पतीला नहीं, जो ये नहीं, जूस वाली कहानी नहीं, ये दूसरी कहानी। तो ये वो जो ये मिट्टी का जो बनता है, हाँ, पतीला ही, हाँ, ग्लास। तो उसमें पानी दे दी, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा घास डाल दिया। तो ये तो पी गए, प्यास लगी हुई थी। तो इसलिए पूछा कि घास क्यों डालते हो? कहता है कि मैं जब अपने गधों को देता हूँ तो ऐसे ही मैं घास देता हूँ। तो शाहजहां मतलब शहंशाह थे, लेकिन चुप लगा गए। थोड़ी देर बाद उनके लोग पहुँच गए। अब ये बेचारा कांपने लगा कि मैंने क्या गलती, क्या गुस्ताखी कर दी। तो उन्होंने कहा, भाई ये कहानी इसलिए है कि राज कैसे होता है। राज तलवार से नहीं होता है, राज सलूक से होता है। और चाहे कोई भी राज करे, या तो हाथ के तलवार से करे या जबान के तलवार से करे, तलवार से नहीं चलता है। तो ये जो है, जब ब्राह्मण कांपने लगा तब शाहजहां ने उसको कहा, ये आगरा की कहानी। तो शाहजहां ने कहा कि नहीं, मुझे प्यास जब लगी थी तुमने पानी पिलाया था। इसका इनाम उन्होंने 8 गांव उसे दिए। वो आज तक ब्राह्मण का गांव माना कहलाया जाता था, और वो ब्राह्मण था जिन्होंने पानी दी थी। और जो दूसरी कहानी है, हाँ, वो फूल जिसको आपको वित्त मंत्री को बताना चाहिए, अनार की कहानी जी। तो एक बार आए तो एक शाह आए तो देखे अनार है, उनको भी बड़ा प्यास लगा था। तो बोले, भाई ये इसका जूस पिला दो। तो आया, जूस पिए। बोले, अरे इतनी बड़ी ऑर्चर्ड है तुम्हारी, इतना अच्छा जूस है। तो उनके मन में लगा, अरे जूस पे, ये इस ऑर्चर्ड पे, इस अनार पे हमने आज तक टैक्स नहीं लगाया। तो और ये तो बहुत बिकता है, बहुत लोग खाते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो इतनी अच्छी लगी, बोले कि एक और ग्लास लेके आना। तो दूसरा ग्लास था, कम आया था। वो लड़की जो लाई, बेटी लाई घर की, कम लाई। तो उन्होंने कहा, अरे ये कम क्यों लाई? तो कह रहे, मैंने सोच लिया, देख लिया आपकी आंखों में कि आपकी नीयत खराब हो गई है। आप जो है टैक्स लगाने वाले थे, इसीलिए कम हो गया। तो बोले, कम क्यों हो गया है? बोलते, जिस चीज पे ज्यादा टैक्स लगता है ना, उसका प्रोडक्ट और आउटपुट कम हो जाता है। वैसे अकबर साहब थोड़ा बच के बोल रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री का उसमें उस लड़की ने ये जवाब दिया कि जब राजा की नीयत ठीक नहीं होती है तो जूस अपने आप कम हो जाता है। ये लिखा हुआ है उसमें। और
उसने जितना जीएसटी आप कम करेंगे उतना ही आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा। और ये तो दिखा भी अभी जब बचत उत्सव में आप देख भी रहे हैं कि जीएसटी कम हुआ तो लोग ज्यादा खरीदारी करने के लिए निकले। तो वहां से लौटने के बाद उन्होंने टैक्स हटा दिया, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर टैक्स लगता था उसको भी समाप्त किया। लेकिन जब अकबर के जन्म की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दूं कि जहांगीर जो था वो अपनी पगड़ी में उस समय में 1,00,000 सिल्वर रुपीस का एक रूबी था, इतना बड़ा, वो अपनी पगड़ी में पहनता था। क्यों? क्योंकि हमीदाबाई ने उसको किसी ज्योतिष के कहने पर उसको रूबी धारण करवाया था। ये सब चीजें इस पुस्तक में है। लेकिन अकबर साहब, एक बात इस किताब के संदर्भ में आपसे मैं ये शायद दूसरी या तीसरी बार बातचीत कर रहा हूं। एक बात आप हमेशा कहते हैं, और यहाँ पत्रकारिता के भी कुछ छात्र बैठे हैं, कि रिलीजन और कल्चर की जो एनालॉजी आप देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ फिर उसको साझा करनी चाहिए। ये देखिए, कल्चर जो है किसी भी मजहब से पुराना होता है। मजहब तो इतिहास के एक क्षण में आती है, लेकिन किसी का भी कल्चर, किसी की भी जबान जो है वो बहुत पीछे जाती है। और वही समाज में इंटीग्रेशन होता है जो समाज समझे कि हमारा कल्चर जो है, हमारे जबान जो है, जबान कल्चर का प्रतीक है, वो जो है हमारे मजहब से, हमारे फेथ से पुराना है। मुगल मुसलमान थे, बिल्कुल सही मुसलमान थे, लेकिन इज्जत करते थे। उनके एक देवी थी पुरानी, शमान मंगल जमाने की देवी, उसका नाम था अलंकुआ। और अलंकुआ ये अकबरनामा में है। अलंकुआ देवी के बारे में वो बहुत ही, ये हमारी देवी है, ये हमारे इतिहास में है, ये हमारे कल्चर में है। और कल्चर और मजहब को दूसरी तरफ से, आज जो भी समाज अपने कल्चर, या जो भी समाज का वर्ग अपने कल्चर को भूल जाता है, वो वर्ग जो है एक मिलकर नहीं रह सकता है। मैं जो है कहीं भी जाता हूँ तो ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ। अभी मैं केरल में था, तो केरल का कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ईसाई भी बहुत फर्क है, सब मलयालम बोलते हैं। बंगाल में जाइए सब बंगला बोलते हैं, यहाँ पर जाइए सब अपने कल्चर या ब्रज बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। बिहार में भी मतलब जो सिख होते हैं वो बहुत सिखों को भोजपुरी बोलते हुए आप देख सकते हैं। कोई भी आप जाइए भोजपुरी बोलेंगे। हमारी परिवार जो है, दादा की परिवार जो है बोलती हुई, कश्मीर में कश्मीरी बोलेंगे। तो ये अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। और जो समाज, जो लोग किसी भी सोसाइटी को, किसी भी ग्रुप हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको कल्चर से जब तोड़ता है तो फिर समाज में फूट आ जाता है। ये जो है बात बहुत ज़रूरी है समझना। ये बात जो है हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की समस्या क्या है, कई समस्याएं आपकी नज़र में वो खबर में आएगी, लेकिन एक समस्या जो है बुनियादी समस्या है, जो किसी के बारे में कोई सोचता नहीं है, बोलता नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को इंडस वैली, इंडस पे आप रहते हो और इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपने आप को तोड़ दिए, तो you become a dysfunctional state. You become what I have called elsewhere jelly state. Jelly state क्या होता है? Jelly state होता है, अगर आप मक्खन हो तो पिघल जाओगे। जेली कभी पिघलता नहीं है, वही रहता, लेकिन तड़पता रहता है, कभी स्थिर नहीं होगा। और क्योंकि उसमें आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म और न्यूक्लियर पावर है, तो टॉक्सिक जेली स्टेट बन जाता है। गलतियां हर समाज में होती हैं, क्या हमारे समाज में गलतियां नहीं होती है? लेकिन हमारा जो आइडियोलॉजिकल वजूद है, जो देश का वजूद है, जो हमारे हजारों साल के इतिहास से निकला हुआ है, आज से नहीं निकला है, वो हमें एक रखता है, वो हमें बुनियाद से जोड़ के रखता है। जिस दिन हम बुनियाद को तोड़ दें, उखाड़ लें अपने आप को, उस दिन मजहब, देखिए अफसोस के साथ कहना होता है, मजहब हमें डिवाइड कर देता है, कल्चर हमें यूनाइट करता है। जिस अलंकुआ देवी की बात कर रहे थे आपको सिर्फ जी, एक बात, और इस कल्चर को, क्योंकि ये हिंदी की सभा है,
मैं समझता हूं बहुत जरूरी है कि मैं इस बात को भी आपके सामने कहूं। कल्चर और अपने देश यानी हिंदुस्तान और हिंद के कल्चर के साथ अपने आप को नजदीक लाने के लिए अकबर ने जबान जो है एक नई जबान और मतलब कोर्ट में हिंदी को लाया। और मैं आपको 4 उदाहरण दूंगा। बुर्खा पहनते थे, आज वाला नहीं लेकिन जो भी हो, उसका नाम क्या रखा था? चित्रगुप्त। बहुत 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 अच्छा है चित्रगुप्त, और कितना खूबसूरत नाम है। टोपी कुला, ओरिजिनल पर्शियन में कुला है, उसको बना दिया सीस शोभा। रिबन, उसका फारसी में था मुए बाफ, उसको बना दिया केशगन। शॉल बन गया परम नरम। शॉल की हिंदी मतलब हिंदी कर दिया परम नरम। जूता फारसी में है पाए अफजर, उसका रख दिया चरण धरन। चरण धड़न मतलब जिसको चरण में धारण कर रहे हो। करें तो ये जबान बनी। अब्दुल रहीम खानन, देखिए 2 पुश्तों के लिए वो खान ऑफ खान्स थे, यानी जनरल के जनरल, कमांडर इन चीफ थे, लड़ाई के लिए मशहूर थे। लेकिन उनकी कविता आप पढ़िए, हर दूसरे दोहा में हरि का नाम है। मैं उदाहरण दूं या आप देंगे? नहीं, आप दीजिए। ये मुझे क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। झूठे मिले न राम। एक फिर यहाँ की भाषा का है उदाहरण। कहिर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दबाए, जानत सकल जहां। वैसे भी रहीम के तो इतने सारे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। अब चटकाए को लेके बहुत सारे लोग बहुत तरह की व्याख्या करते हैं। रहीमन गली है संकारी, दूजो ना ठहराई, आपू आहे तो हरी नहीं। या अपने आप में घुस जाओगे तो हरी नहीं मिलेगी, हरी तो आपुन नहीं। जब हरी मिल जाएंगे तो अपने आप को खो जाओगे। तो ऐसे मतलब कई हैं, आप पढ़िए तो सही है और देखिएगा कि उन्होंने जो प्रयास किया था वो प्रयास बहुत एक एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा, ये एक समझ थी। जैसे मैंने पहले कहा कि आप तलवार से जंग जीत सकते हैं, तलवार से आप दिल नहीं जीत सकते। एक और आखिरी सवाल, क्योंकि आपने इस किताब का जो शीर्षक है वो औरंगजेब पे चुना है ना, और आखिरी उसकी पंक्ति है, तो इसके पहले कि मैं लोगों के पास जाऊं, औरंगजेब तो बड़ा क्रूर था, बहुत आतताई था। क्या उसका भी यकीन था ज्योतिष में? देखिए, औरंगजेब ने 4 जनरेशन 4 पुश्त की कमाई को बर्बाद कर दिया। और किस तरह बर्बाद किया? क्योंकि इसके दिल में सलूक के जगह जहर थी। जो जिजिया 22 साल की उम्र में अकबर ने हटा दिया था, ये जिस दिन वापस लाया उस दिन सारा जो एक अलायंस था राजपूतों के साथ, सबके साथ, ये सिर्फ मुगल जमात नहीं था, ये मुगल राजपूत अलायंस। तो ये जो सारा है सब बर्बाद कर दिया उसने, और उसकी आप नतीजा तो आपके सामने आई है। लेकिन बड़ी अजीब और गरीब कहानी है औरंगजेब के बारे में। वो 90 साल की उम्र तक जिंदा रहे, 50 साल उन्होंने ज़्यादा हुकूमत किया। तो जब 80 साल के थे तब, अच्छा वो छिपा के रखते थे,
बाकी लोग तो एलानिया ज्योतिष को मानते थे, वो छिपा के रखते थे क्योंकि थोड़ा फंडामेंटलिस्ट थे। तो 80 साल की उम्र ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बोला कि मैंने सबको परख लिया है, तुम्हारे भाइयों वगैरह को, अब लगता है कि तुम्हें ही मुझे बनाना पड़ेगा। तो बोले चलो आज मैं दिल की बात करता हूँ। तो 10-12 साल जेल में रखे, उसके बाद उनको छोड़ा और उनको बुलाया अपने सामने और फिर कहा कि देखो सच्ची बात है कि मेरा सुल्तान और मेरा शहंशाह बनने का कोई चांस नहीं। हमारे फादर जो बाप जो थे, उनका लाडला तो दारा शिकोह था, वो तो दारा शिकोह को बनाना, और दारा शिकोह के बारे में आप जब पढ़ेंगे आपको यकीन नहीं होगा कितने उसने आपने लिखा भी है कि वो मुसलमान से ज्यादा हिंदू था। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी ज्यादा हो, वो यहाँ की जो कल्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ था और उस कल्चर में हिंदुइज्म की जगह थी। तो इसीलिए क्योंकि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मुझे आप आनंद, आपकी जो यकीन है उसको आपके लिए रिस्पेक्ट तो रखना पड़ेगा, सम्मान तो देना पड़ेगा ना। मुझे यकीन करने की जरूरत नहीं है लेकिन सम्मान करने की जरूरत है। अगर मोहब्बत में रहना तो हमें एक दूसरे को समझ के रहना पड़ेगा, जुल्म करके नहीं रह सकते। तो ये जो है औरंगजेब, वो कहते हैं कि मेरा कोई चांस नहीं था, लेकिन बचपने से मुझे पूरी तरह यकीन थी कि मैं ही बनूंगा। क्यों? क्यों मेरे जन्म पे जो जन्मपत्री लिखी थी उसमें कहा था कि यही बनेगा, और वो जन्मपत्री लिखने वाला कोई था जिसको उन्होंने वजीर बनाया बाद 3 साल के लिए। तो ये और कहा कि 80 साल का मैं हो गया हूं, इस जन्मपत्री में जो जो लिखा है सब सही निकला। तो मैं तो इसके बिना, अब फिर कहता है कि अब मैं जरा सा बात बताऊं जिससे तुम शायद घबरा जाओगे। आज जो है हमारा राज, बादशाह जो अब शायद ताजिकिस्तान के पास है, बादशाह से लेके आधा केरल तक पहुंचा हुआ है। इतना बड़ा साम्राज्य, और इतना लगता है कि ये जन्मों जन्मों तक चलेगा। लेकिन उस ज्योतिष ने कहा है कि जिस दिन मेरे मरने के बाद 2-3 साल के अंदर सब चूर हो जाए, और ये भी सही हुआ कुछ वर्षों के अंदर। तो उसे यही है टाइटल, आफ्टर मी केओस। वो भी छुप के, लेकिन ये जो यहाँ की फाउंडेशनल समझिए एक कल्चर है, उससे अपने आप को दूर पूरी तरह नहीं रख सके। अगर औरंगजेब के जगह दारा शिकोह बन जाता तब इतिहास कहीं कुछ और होता। हाँ, कुछ और होता। उसकी जन्मपत्री देखनी पड़ेगी कि दारा शिकोह की जन्मपत्री। दारा शिकोह की जन्मपत्री है और इस किताब में है। जहांगीर को जब देखता है उसकी जन्मपत्री, तो वो मतलब लिखता है कर इसका भाग तो सही नहीं और सबसे बड़ा बेटा है उसका, मतलब। अब मैं अकबर साहब से कोई सवाल अगर किसी का हो, आशुतोष जी को माइक दीजिए। इधर आगे कोई माइक लेके आओ, बेटा आगे लेके आओ। ये लीजिए, ये लीजिए, आप ये लीजिए। इतनी बढ़िया चर्चा के लिए आपका बड़ा शुक्रिया है, और बहुत चीज़ें हमें जानने को मिली, सीखने को मिली। लखनऊ में आपका स्वागत है। एक छोटी सी बात है कि जिस किताब का जो कंटेंट है, मुझे लगता है कि इसे चंद्र प्रकाश जी कहीं बैठे हों तो ये किताब हिंदी में लानी चाहिए आपको। सही बात। इसका अनुवाद, और उसकी रेंज बहुत हो जाएगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने मुग़लों के ज्योतिष और ज्योतिषियों की बात की। आज का जो मुस्लिम समाज है उसमें ज्योतिष है क्या? और अगर ज्योतिष है, बच्चे की डिलीवरी या उनकी शादियों में जैसा हिंदुओं में है, हम उसके हिसाब से लोग चलते हैं, क्या आज का मुस्लिम समाज वैसे ही चलता है? और यदि वो चलता है तो वो किन ज्योतिषियों के पास जाता है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा है
इस प्रश्न के आप दाएं बाएं नहीं जा सकते। कल मैं दिल्ली में था कुछ घंटों के लिए, तो हमारे एक मित्र हैं मीरठ के रहने वाले, जमशेद हैं, तो थोड़ी बहुत देर के लिए मुलाकात हुई। तो मैंने कहा कि जमशेद इतवार को मिलेंगे, वापस आके उस दिन कुछ समय होगा। नहीं नहीं, इतवार को तो मैं नहीं आ सकता, मुझे मीरठ घर जाना है। बोले क्या हो गया, बार बार घर जाते हो? नहीं, बोले शादी का दिन है, अब मुसलमानों में शादी का दिन। तो बोले क्यों मुसलमानों में शादी का दिन कैसे? जंत्री, आज तक जंत्री देख के शादियां होती हैं। तो जंती क्या है? ज्योतिष है ना, तारों से ही तो निकलता है। तो इसलिए इस चीज को आजकल हम उस दौर में गुजर रहे हैं जहां पे सच्ची बात है, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए या अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो हमारे देश, हमारे पूरे मन, हमारे पूरे भविष्य को जिस चीज ने बर्बाद किया है, पार्टीशन, उसके असर अभी गए नहीं। कहीं ना कहीं हमारे राजनीति में, हर वर्ग में उसका असर पड़ता ही गया है। शायद एक जनरेशन और लगेगा, क्योंकि अंग्रेज का जहर बहुत गहरा जहर होता है, और ये जहर जो है अभी भी हमारे खून में कहीं कहीं घूम रहा है। इसका एक मैनिफेस्टेशन फंडामेंटलिज्म में आ जाता है, एक फॉल्स आइडेंटिटी के तलाश में आ जाता है। लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारे समाज, हमारे धरती की जड़ें इतनी मजबूत है कि वो जड़ें हमें फिर रोक लेंगी, हमें फिर सीधा रास्ता दिखाएंगी। एक और सवाल लेते हैं पीछे से। जी 1 मिनट सर, आता हूं आपके पास। माइक दीजिए, उधर दीजिए उनको माइक। सर एक सवाल ये था कि ये किधर ये किताब लिखने के लिए मतलब प्रेरणा आपको कैसे मिली? अच्छा। किसी विषय पे लिखना है? सर आप अपना नाम बता दीजिए। आलोक श्रीवास्तव सर। जी, किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, इसी विषय पर क्यों लिखा आपने? आप शिक्षक तो नहीं हैं, क्वेश्चन सेट कर रहे आपके हैं। साथी हैं। ये प्रश्न शायद हमने शुरू में ही किया था, आप थे नहीं इसीलिए। लेकिन मेरा जवाब ऑब्वियसली पूरी तरह मैं नहीं देख पाया। ये जो सच्चाई है मुझे दूसरे किताब लिखने के समय में नजर आती गई, क्योंकि मैं पढ़ता रहा तो बार बार तो एक पैटर्न सा बन गया। बोले अरे इस चीज के ऊपर क्यों नहीं लिखा गया है किसी ने? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को या तो लोग दबा दिए थे या इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिए, क्योंकि इनको लगता था कि ये एक क्या समझ, एक इडियोसिंक्रेसी है। हिंदी में शब्द नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद आ रहा है। एक इडियोसिंक्रेसी है, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन असली नॉर्मलसी ये थी, जैसे हम ज्योतिष में देखते हैं, लोगों को पूरा यकीन ना हो, लेकिन हम सब कभी ना कभी देख लेते हैं या सुन लेते हैं, या कोई मिल जाता है तो पूछ लेते हैं। ये नहीं है कि हम उस दिन उसके मुरीद बन जाते हैं। एक और सवाल इधर से। जी पूछिए, आप नाम बताइए अपना और पूछिए। सर मेरा नाम विशेष कुमार यादव है, मैं यहीं का छात्र हूँ। सर आपने मुगल काल में मुगलों का ज्योतिष में जितना भरोसा था, जो उनकी मान्यताएं थी, उस पर लेके चर्चा की, काफ़ी अच्छी चर्चा रही। सर क्या इससे पूर्व जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनका ज्योतिष में कुछ विश्वास रहता था? और उत्तर मुगलकालीन शासक और उसके बाद जो क्षेत्रीय राज्य बहुत अच्छा प्रश्न जैसे है। अवध, हैदराबाद और मैसूर में जैसे सर मुझे एक बात याद आती है, टीपू सुल्तान जब आखिरी युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनके ज्योतिषों ने उनके कहा था आज का दिन बहुत भारी रहने वाला है, और उन्होंने उसको ना मान के आगे गए और वो उनका आखिरी दिन साबित हुआ। तो क्या ये परंपरा बाद में चलती चलती उत्तर मुगलकालीन काल तक और उसके बाद अभी तक कुछ उसके अवशेष देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, और आपके प्रश्न में ही जवाब है। आपने उत्तर भी दे दिया उत्तरार्ध में। दे दिया। तो इसलिए
मुझे को खास जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने टीपू सुल्तान का नाम लिया, बिना ज्योतिषी के कहीं नहीं निकलते थे। और ये किस्मत में लिखी थी कि जिस दिन सुनना था उस दिन नहीं सुने। और ये भी ज्योतिष बताते हैं, हर दिन तो सुनते थे, लेकिन आज तुम्हारे तकदीर में नहीं था कि तुम सुनने वाले हो। आप पूछिए सर। साहब अकबर भाई, ये जो मैंने सुना है अभी, ये एकदम मेरे जहन में नहीं था। मैं मुसलमान हूँ कि कुछ होता होगा। मेरी राय ये कि इसको आप देवबंद या नदवे में इस पर आप एक लेक्चर दें, और उर्दू और अरबी में इस किताब को छपाएं। नदवा बराबर में है, देवबंद वहाँ है, इन दो जगह ज़रूर आप कीजिए। और उर्दू और अरबी में इस किताब का आप तर्जुमा कराइए। बहुत मेहरबानी होगी। बहुत धन्यवाद आपका। आप अकबर साहब को बुलाइए तो। जी मैं बुला रहा हूँ। आप बुलाइए। आप यहाँ आप सार्वजनिक रूप से आमंत्रण दे रहे मैं हैं। आज जा रहा हूँ, आप कब तशरीफ लाइए बताइए। मैंने इकरार भी कर लिया, कबूल भी कर लिया, अब दिन तय कर ले। ठीक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मदन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक आप इधर दे दीजिए सर जरा। मैं मदन मोहन सिंह दैनिक जागरण परिवार से हूँ। एक सवाल आपसे, आपने इलेक्शन के लिए जब नामांकन किया था तो क्या ज्योतिष के हिसाब से समय देखा था, या कोई और महत्वपूर्ण? समझ गए कौन से वाले इलेक्शन में? किसी भी इलेक्शन जिसमें में, या जीते कोई थे या जिसमें हारे थे? या कोई भी महत्वपूर्ण काम के लिए आपने ज्योतिष का सहारा लिया था? देखिए, सच्ची बात मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न किया है। मैं अब दिल कह रहा है कि सच कह दे। इंसान जो है ना, ज्योतिष के पास उस वक्त जाता है जब घबराया रहता है। और जिस दिन में नामांकन पत्र था, उस दिन तो लगता था कि दुनिया हमारे सामने फतेह की दुनिया है। उस दिन मैं भूल गया था। मेरे पब्लिक लाइफ में बीच बीच में कभी कभी मुझे लगता है कि एक लीडर ऐसा आया है जो देश के लिए कुछ भला कर सकता है, कुछ भला कर सकता है, पहले से तो ज़्यादा अच्छा छोड़ जाएगा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा आएगा कि सारी सपनों को पूरा कर देगा, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन कम से कम जो 19 देखा था उसको 20, 21, 24, 25 तो कर देगा। तो इसलिए मैं जुड़ जाता हूँ। लेकिन 2 इलेक्शन लड़ा, 2 इलेक्शन की नसीहत मुझे जो मिली है शायद कह दूं। हाँ बिल्कुल कह दीजिए सर। जिस दिन मैं इलेक्शन जीता था ना, आपने किशनगंज से, उस दिन लगा मुझे कि मैंने जीता है। और जिस दिन हारा मैं, उस दिन पता चला कि वोटर भी कोई होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सहजता से, इतनी सरलता से आपने मुग़लों की बातों को, उनकी ज्योतिषी से जो प्रेम था उसको हम सबके समक्ष रखा। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए।